साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे मित्रों, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया इनको और इन वीडियो को और कोटा ऑनलाइन क्लासेस को। साथियों, मैं आपको ये दावा ज़रूर करता हूँ कि जो नोट्स मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी डिटेल में और इतने अच्छे नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है। जो भी साथी पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। संडे की देखो छुट्टी रहेगी यार, संडे के दिन जो है ना, मतलब मैं भी फ्री रहना चाहता हूँ। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आया, मैसेज भी आया कि सर आज वीडियो नहीं आया वर्ण विचार का। कोई बात नहीं, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और टेस्ट सीरीज़ अगर आपको ज्वाइन करनी है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग परिणाम के नाम से सेकंड ग्रेड की है और सफलता के नाम से जो है फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज़ है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐप कोटा ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही ऐप है, प्ले स्टोर में जा कर के आप कर सकते हो। आप लोगों को इसकी जो PDF मिलेगी वो कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप के ऊपर ही फ्री मटेरियल वाले ऑप्शन में मिलेगी साथ। ठीक है, चलिए अब स्वरों की विशेषताएं। यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा है पहले, वो टोटल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आ चुकी है, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपका नहीं जाएगा। अब आप इसको देख लीजिए, बहुत तगड़ी बात है भाई। अब जैसे अस्वर है, अस्वर मूल स्वर भी होता है, अ को हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, मध्य स्वर भी होता है, अवृतमुखी स्वर भी होता है, कंठे भी होता है और अर्धविवृत स्वर भी होता है। होता है नहीं होता है बताओ? ये सारा का सारा स्वर के मामले में अ का पूरा मामला मैंने आपको बता दिया। अ जो है मूल स्वर होता है, ह्रस्व स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, अवृतमुखी होता है, कंठे होता है, अर्धविवृत होता है। ठीक है, इसके बाद में आ पे आ जाइए। आ जो स्वर है उसे हम लोग संधि स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं, अवृतमुखी स्वर कहते हैं, कंठे स्वर कहते हैं और विवृत स्वर कहते हैं। बताओ, इसके बाद में ई स्वर है, छोटा ई, इसको मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं, अवृतमुखी, तालवे और संवृत स्वर, ये इनको कहा जाता है। लिख लेना आप लोग, नोट्स बना लेना। इसके बाद में जो बड़ा ई है उसे हम लोग संधि स्वर कहते हैं, ये दीर्घ स्वर कहा जाता है, अग्र स्वर होता है, अवृतमुखी स्वर होता है, तालवे होता है और संवृत स्वर होता है या नहीं है बताओ? तगड़ी बात है ना यार। देखो, इसके बाद में है ऊ स्वर, जो है उसे हम लोग मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं, पश्च स्वर और वृत्तमुखी स्वर, होष्टे स्वर और संवृत स्वर इसको कहा जाता है। इसके बाद में बड़ा ऊ आ जाता है, इसको हम लोग संधि स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, होष्टे इसको कहा जाता है और संवृत स्वर भी इसको कहा जाता है, बड़े ऊ को। इसके बाद में री के ऊपर आ जाओ। री को हम मूल स्वर भी कहते हैं। आप सबको पता है मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, फिर छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सारे के सारे मूल स्वर होते हैं। इसके बाद में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये संधि स्वर या संधि स्वर होते हैं, आप सबको पता है। इसके बाद में री को हम लोग ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, अग्र स्वर भी होता है, अवृतमुखी भी होता है, मूर्धन्य भी होता है और संवृत स्वर भी होता है। री को वैसे अग्र स्वर माना नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग मान लेते हैं इसको। लेकिन जो अग्र स्वर हैं वो 4 ही हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिए भाई, ठीक है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं साथियों। ये देखो, इसके बाद में फिर आता है तुम्हारे पास और जो स्वर हैं ए। अब ए के ऊपर आ जाओ भाई। अब ए में क्या आता है? देखो यहाँ पर ए कौन कौन सा होता है? ये ए संयुक्त स्वर है, दीर्घ स्वर है, अग्र स्वर है। इसके बाद में ये अवृतमुखी स्वर है, इसको कंठे तालवे स्वर भी कहा जाता है और अर्ध संवृत स्वर भी इसको कहा जाता है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आ जाओ, बड़ा ए है, इसको बड़े ए को हम लोग संधि या संयुक्त स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, अग्र स्वर कहते हैं, अवृतमुखी स्वर भी कहते हैं, ये कंठे तालवे स्वर भी कहलाता है और अर्ध विवृत स्वर भी बड़े ए को कहा जाता है या नहीं है। इसके बाद में छोटा वो आ गया यहाँ पर, इसको संधि या संयुक्त स्वर कहते हैं, इसको हम लोग दीर्घ स्वर भी कहते हैं, पश्च स्वर भी कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, कंठे होष्टे स्वर कहा जाता है और ये अर्ध संवृत स्वर भी कहा जाता है। अर्ध संवृत स्वर भी इसको ही कहते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद में चले यहाँ पर बड़े ओ पर आ जाइए। जो बड़ा ओ है इसको हम लोग संधि या
स्वर कहते हैं। इसके बाद में इसको दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। फिर ये पश्च स्वर, वृत्तमुखी, कंठे होष्टे और अर्ध विवृत स्वर भी बड़े ए को कहा जाता है, बड़े ओ को कहा जाता है। अब इसके बाद में अंग्रेजी का जो डॉक्टर वगैरह के हम लोग लगाते हैं, कॉलेज हम लोग लिखते हैं, वो वाला स्वर है। इसको मूल स्वर कहा जाता है, पश्च स्वर है, वृत्तमुखी है, कंठे है और अर्ध विवृत स्वर इसको हम लोग कहते हैं साथियों। तो ये पूरा का पूरा जो स्वरों का जो लेखा जोखा है, ये मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है। यहाँ पर एक साथ सब कुछ बता दिया। इसको नोट्स बना लेना भाई। देखो, जो विश्वास करेगा वो जीतेगा। अब आप लोग ये चाहते हो कि मैं इस चीज़ को लिख करके, चलो ठीक है, अगले वीडियो में मैं लिख करके आप लोगों को बता दूंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ से टाइम बचता है हम लोगों का, इस बात का ध्यान। ये पूरे स्वर, कौन सा स्वर क्या क्या होता है, ये मैंने एक साथ लिख दिया आप लोगों का, ठीक है। अब स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य जो होते हैं, उन विशेष तथ्यों को भी हम लोग जान लेते हैं भाई। अब स्वरों के संबंध में जो विशेष तथ्य हैं, वो कौन कौन से विशेष तथ्य होते हैं, इनको भी देख लीजिए भाई। स्वरों के संबंध में विशेष तथ्य में क्या क्या बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करेंगे, व्यंजनों में मात्राएं स्वरों की लगती हैं, हमेशा लगती है। व्यंजनों में मात्राएं किसके लगती है? स्वरों की लगती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, किंतु मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 ही है। इस बात का ध्यान रखना भैया। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, और मात्राओं की संख्या कितनी है? 10 है। इसके जैसे अब अ है, एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं मानी जाती है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरे नंबर पर आ जाइए। दूसरे नंबर पर क्या है? स्वर स्वतः उच्चरित होते हैं। ये बात कंफर्म याद रखना। स्वर जो है स्वतः ही क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। याद हो जाएगा। इसके बाद में तीसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं। तो तीसरा नंबर हमें क्या कहता है साथियों? देखो, तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर आता है यहाँ पर, ये रहा आपका तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पर है, स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों के कंपन होता है। स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अतः सभी स्वर जो है वो हमें घोष या सघोष कहलाते हैं। याद रखना साथियों, स्वरों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, इसलिए सभी स्वरों को हम लोग जो है घोष या सघोष ही कहते हैं। इसके बाद में फोर्थ नंबर पर, स्वरों का उच्चारण करते समय श्वास की मात्रा कम लगती है, अतः सभी स्वर जो है अल्प प्राण कहलाते हैं। अगर श्वास की मात्रा के आधार पर बात करें तो सभी स्वर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। कंपन के आधार पर बात करें तो सभी स्वर घोष और अघोष कहलाते हैं साथियों। याद हो जाएगा। यहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े प्रश्न है भाई, ध्यान रखना एक एक बात। आगे बात करते हैं, जो री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। जो री होता है साथियों, उसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है, अतः यह तत्सम स्वर हैं। जो री है वो एक तत्सम स्वर है, और बाकी के शेष स्वर तत्सम एवं तद्भव दोनों होते हैं। मात्र जो री है साथियों, यही एक ऐसा स्वर है जो केवल तत्सम होता है। बाकी के जो स्वर होते हैं वो दोनों ही होते हैं, तत्सम और तद्भव। ये केवल कौन सा स्वर होता है? तत्सम स्वर होता है। इसको ध्यान रखना भाई, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं आनी चाहिए। छठे नंबर पर आ जाइए। विशेष तथ्य में हम लोग छठे नंबर पर बात करते हैं। ये रहा, जो र है, र के साथ री की मात्रा का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। र के साथ री की मात्रा का प्रयोग कभी भी नहीं किया जा सकता। आप देख लेना, कभी भी नहीं किया जा सकता। आगे है फिर साथियों, जो ये आ है, का, ये अंग्रेजी से आगत या ग्रहित स्वर माना जाता है। इसके बाद में आठवें नंबर पर है, जिस या जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलती है, उन्हें निरनुनासिक या अनुनासिक
स्वर कहते हैं। याद रखना, जिन स्वरों के उच्चारण में जो हवा है वो केवल मुख से ही बाहर निकलती है, नाक से नहीं निकलती, उन स्वरों को हम लोग जो है निरनुनासिक या अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो साथियों ये कौन कौन से स्वर हैं? ये रहे आपके अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ। अब इसमें री को सम्मिलित नहीं किया गया है। याद हो जाएगा क्या? इस बात का ध्यान रखें। आगे बात करते हैं, 9वें नंबर पर बात आती है। तो ये रही आप लोगों के लिए 9वें नंबर पर बात। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख एवं नासिका दोनों से बाहर निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। याद रखना, वहाँ पर उनको क्या कहते हैं? निरनुनासिक स्वर या अनुनासिक स्वर कहा जाता है। और यहाँ पर मुख और नाक से हवा बाहर निकलती है तो उनको अनुनासिक स्वर हम लोग कहते हैं। अनुनासिक स्वर का मतलब होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाए। वहाँ बिंदी लगती है, यहाँ चंद्र बिंदु लगता है। तो चंद्र बिंदु अ पे किस तरह से लगाएंगे? ये लग गया। आ पे लगा दिया, इस तरह से ई पे लगा दिया, इस तरह से यहाँ पर जो है बड़ी ई पर। अब यहाँ पर ये जो डॉट लगी हुई है इसका मतलब है चंद्र बिंदु ये यहाँ पर है, इस पे लगा दिया, ये यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इसके भी ऊपर यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया। मात्राओं के पास में जो लगता है वो चंद्र बिंदु को बिंदी के रूप में लगाया जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। इसमें भी ये सारे के सारे जो स्वर हैं वो अनुनासिक है, क्योंकि इनके उच्चारण में जो हवा है वो मुख और नाक दोनों से ही बाहर निकलती है, ठीक है। तो चंद्र बिंदु वाले जो भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसके बाद में बात करेंगे अयोगवाह ध्वनियाँ या वर्ण। अब अयोगवाह ध्वनियाँ या वर्ण जो है साथियों, देखो अयोगवाह ध्वनियाँ या वर्ण, अ प्लस योग प्लस वहा। अब यहाँ अ तो क्या है साथियों? उपसर्ग है, और योग यहाँ पर मूल शब्द है, और वाह प्रत्यय के योग से बना। तो अयोगवाह यानी कि ऐसी ध्वनियाँ साथियों जिनको हम लोगों ने लिया है, जिनको हमने अडॉप्ट किया है। इस बात का ध्यान रखिए। देखो, वे ध्वनियाँ जिनका किसी ध्वनि अथवा वर्ण से योग नहीं हो। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। अ का मतलब क्या होता है? नहीं। और योग का मतलब योग, यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जिनका किसी ध्वनि अथवा वर्ण से योग नहीं हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से योग ही नहीं है। अ का मतलब नहीं है और योग का मतलब योग, तो अयोगवाह ऐसी ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से योग ही नहीं है। तो देखो, अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना। ये क है, अगर मैंने क पे ये मात्रा लगा दी तो ये तो इसका मतलब योग हो गया, तो ये अयोगवाह थोड़ी हुई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे ये क है, अब मैंने ई की मात्रा लगा दी तो ये इसके बिल्कुल टच हो गई ना, तो इसका मतलब ये तो क से ई का तो योग हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो ये क है, अब ये बिंदी लगाई, इसका मतलब ये टच नहीं है, ये क के टच नहीं हो रही है, तो इन दोनों का योग ही नहीं हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखो ये पुनः, अब यहाँ पर ये विसर्ग लगाया, इन दोनों का योग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जो किसी वर्ण या ध्वनि से इनका योग नहीं होता, अर्थात ये कहीं भी आपस में मिलती हुई नजर नहीं आती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं साथियों? ये अनुस्वार और यहाँ पर विसर्ग, ये दोनों ही होती है ऐसी ध्वनि। देखो ये भी आपस में नहीं मिल रही, ये भी नहीं टच हो रही है, इस तरह से। तो अनुस्वार और विसर्ग जो ऐसी ध्वनियाँ हैं जो साथियों या ऐसे वर्ण हैं या ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनका जो है योग किसी भी वर्ण या ध्वनि से नहीं होता है या टच कहीं भी नहीं होती है, इसका मतलब इनको हम लोग अयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? ये अनुस्वार होते हैं और विसर्ग होते हैं। याद हो जाएगी, यहाँ पर कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर जो अनुस्वार होते हैं और एक विसर्ग होते हैं, अब ये क्या क्या होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से बात करें तो अनुस्वार का उच्चारण जो है नासिका से होता है। अगर हम उच्चारण की दृष्टि से बात करें तो विसर्ग जो होता है वो कंठे, जिसको हम काकल्य ध्वनि भी कहते हैं, और अजिव्या ध्वनि भी या अलिजिव्या ध्वनि भी इसको कहा जाता है। अगर प्राण तत्व के आधार पर बात करें तो अनुस्वार जो होता है वो अल्प प्राण होता है और विसर्ग जो होता है वो महाप्राण होता है। याद हो जाएगा। अगर
प्राण के आधार पर या प्राण तत्व के आधार पर, या हम लोग जो है उसमें प्रेशर के आधार पर बात करें, या जिनमें मात्राओं के आधार पर हम लोग बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुस्वार अल्प प्राण में आता है और विसर्ग जो है महाप्राण में आता है। घोष तत्व के आधार पर बात करें, स्वर तंत्रियों के आधार पर बात करें, तो अनुस्वार जो होता है वो सघोष या घोष होता है और विसर्ग जो है साथियों वो अघोष होता है। इसके बाद में उच्चारण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो अनुस्वार जो है पांचवें वर्ण के रूप में गिना जाता है, यानी कि जो वर्ग होते हैं पांच, उनके पांचवें वर्ण के रूप में गिना जाता है। अयमंगणम, इसको हम लोग इस रूप में इसका हम लोग उच्चारण करते हैं, और जो विसर्ग है उसका उच्चारण किसके रूप में करते हैं, अह के रूप में करते हैं। ठीक है, किसके रूप में करते हैं, अह के रूप में करते हैं साथियों। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और मुझे जहाँ तक लगता है शायद आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना मेरे साथियों। जैसे अब यहाँ पर मैंने क्या लगाया साथियों, अंक लिखा। अब यहाँ पर अंक लिखा, इसका योग यहाँ पर हो ही नहीं रहा, इसका मतलब अयोग। अब यहाँ पर जो ये अनुस्वार है इसको मैं पांचवें वर्ण में लेके आऊँगा तो ऐसे लिखूँगा, नहीं लिखूँगा। इसी तरह से मैं विसर्ग है, अब यहाँ पर मैं विसर्ग लगाऊंगा किसी, तो पुनः, तो इसका उच्चारण, इस विसर्ग का उच्चारण मैंने ये किया नहीं किया, तो यहाँ पर किसके रूप में किया, अंग के रूप में। यहाँ पर देखो चंचल, तो यहाँ पर यानी कि पीछे वाला जो वर्ण है उसके पीछे वाले वर्ण के पहले लगता है, वो पीछे वाले वर्ण के पहले लगता है अनुस्वार, ये हमेशा ध्यान रखें। और जिस पर लगा हुआ है उसके बाद में ही उसका उच्चारण किया जाता है। चंचल, तो यहाँ पर अय में बदल गया, यानी कि ये कुल मिला के बात ये है पांचवें वर्ण में बदलता है। देखो कैसे बदलता है, बताओ, क का पांचवा वर्ण क्या होगा, पीछे वाले जो वर्ण है ना जिस पे लगा हुआ है उसके बाद वाला जो वर्ण है उसका पांचवा कौन सा होगा, उसमें अनुस्वार बदलता है। जैसे यहाँ पर क है, अब क का जो पांचवा होता है वो अंगे होता है, तो अनुस्वार किस में बदला, अंगे में बदला। इसी तरह से यहाँ पर देखो चंचल, अब च पे लग रहा है तो इसका मतलब बाद का वर्ण क्या है, च है, तो च वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अय होता है, तो ये किस में बदल गया, अय में बदल गया। इसके बाद में यहाँ पर देखो ड है, तो ट ठ ड ड ण, तो इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, अण होगा। तो यहाँ पर ये इस पे लग रहा है तो यहाँ बीच में लग जाएगा, यानी कि उसके पहले लगता है जिस वर्ण, यानी कि जिस पर लगा हुआ है उसके बाद वाले का पांचवा वर्ण क्या होता है, और जिस पर लगा हुआ है उसके बाद उसका प्रयोग किया जाता है अनुस्वार का। इस बात का ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर नंदन है, न पे लग रहा है, तो ये न के बाद में द है, तो द यानी त थ द द न, तो यहाँ पर जो ये अनुस्वार है वो किस में बदलेगा, पांचवें वर्ण में, जिस पे लगा हुआ है उसके बाद इसको हम प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये सारे मामले होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं आएगी, मैंने समझा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, अब विशेष तथ्य में आते हैं। जो विशेष तथ्य हैं ये जरूर देखने लायक होते हैं। देखो अयोग वहा, विशेष तथ्य देखो, अयोग वहा ध्वनियाँ सदैव स्वरों के बाद आती है। ये सबसे मेन चीज़ है। जो अयोग वहा ध्वनियाँ हैं वो हमेशा स्वरों के बाद ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखो कंपन, तो ये क, इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क के बाद में क्या है, अ, क के बाद में क्या है, अ। अब प फ ब ब म, तो म पांचवा वर्ण आ रहा है ना, तो ये अनुस्वार जो है पांचवें वर्ण में बदलेंगे। तो क में अ था, तो ये देखो यहाँ पर ये स्वर और ये फिर पांचवा वर्ण। तो कुल मिला के बात ये है कि ये अयोगवाह जो ध्वनियाँ होती है वो स्वरों के बाद ही आती है। जैसे यहाँ पर देखो पुनः शब्द है, तो न में क्या है, अ है, फिर ये विसर्ग आ गया। इस तरह से जो अनुस्वार है पांचवें वर्ण में ही आता है और पांचवें वर्ण बदलता है और ये हमेशा स्वर के बाद ही आता है। अयोग ध्वनियाँ, यानी कि अयोगवाह ध्वनियों का प्रयोग मुख्यतया तत्सम शब्दों में होता है। ये बात और अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जो अयोगवाह ध्वनि है उसका प्रयोग किसके साथ किया जाता है, तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है साथियों। किसके साथ किया जाता है, तत्सम शब्दों के साथ किया जाता है। मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो साथियों ये सारे के सारे जो स्वर का मामला है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है बहुत अच्छे से और बहुत
अच्छी तरह से समझा दिया है। मेरे हिसाब से स्वर में आपके मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। स्वर को मैंने ये 3 वीडियो आपके बना दिए हैं। जो स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है, जो स्वरों का वर्गीकरण है, जो वर्ण विचार है, उसमें स्वर को हमने पूरी डिटेल से पढ़ लिया है। आप लोगों का प्यार है, आप पूरा पढ़िए। और मैं आपसे कह रहा हूँ साथियों, दिसंबर तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप निश्चित रहिए। थोड़ा सा ले हम लोग पकड़ रहे हैं। अगली क्लास जो होगी वो व्यंजन की होगी। व्यंजन को हम एक क्लास में ख़त्म कर देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो स्वर से ही आते हैं, व्यंजनों से कोई क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देखिए। मैंने उसमें जो नीचे जो आपका टाइटल आता है उसमें लिखा होता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरह से। बात समझ में आ गई ना। और मैंने आपको ये भी बता दूं, प्ले स्टोर में भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के नाम से प्ले स्टोर है, उसमें जाना, पूरा कोर्स आपको वहां पर मिलेगा, ग्रामर सब, और एक लाइन से मिलेगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है साथियों वर्ण व्यवस्था में स्वरों को पूरा कर लिया। इसके बाद में व्यंजन को एक क्लास में ख़त्म कर देंगे। इसके बाद में तुम्हारे जो सिलेबस है उसमें क्रॉस क्रम का मतलब होता है शब्दकोश। शब्दकोश को अच्छे से समझेंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, धन्यवाद साथियों।